माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और आप क्लास लेते रहो, ठीक है। यानी करने का मतलब है हमारी ऑनलाइन जानकारी के अनुसार लगभग 24 घंटे के अंतराल में लगभग 45 विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। वो 45 विद्यार्थी कौन हैं, परंतु लगभग 4 या 5 विद्यार्थी हैं उनके कमेंट आ रहे हैं। जैसे पहला कमेंट आया बालिका हैं, शायद वो अनीता जाट के नाम से आईडी है, ठीक है। तो अनीता जाट के आंसर बिल्कुल दोनों सही हैं, जो उसने बताया बिल्कुल सही है। परंतु जो एक आंसर था उस आंसर में वो शायद बोल रही है, शायद का मतलब है कि इसका तुक्का लगाने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, परंतु उसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दूसरा आंसर था इसका कि जहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर पाया जाएगा आपका, एक थोड़ा बहुत ये माइक को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, माइक हिल रहा है, शायद वीडियो हिल गएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब एडजस्ट करना। तो सिस्टम ये था कि कहने का मतलब, एक मिनट थोड़ा आपको देखना है, मैं थोड़ा इसको माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ, माइक हिल रहा है, माइक हिल रहा है या स्टैंड से कुछ लगा हुआ है तो इससे हिल रहा है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, अब देखो आप, अब नहीं लेगा। तो उसका दूसरा आंसर था कि कहाँ पर, हाँ सेलुलोज वाला क्वेश्चन था कि अगर सेलुलोज जहाँ पर अधिक है तो वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है, जैसे आपके दीमक हैं, बैक्टीरिया हैं, या आपकी उनकी जो एक्टिनो हैं, उनकी कहने का मतलब जो सेलुलोज का पाचन करने वाली जो सूक्ष्म जीव उनकी मात्रा वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अधिकतर चांसेस क्या होती है, दीमक के पाए जाते हैं। तो वो भी क्या है, बालिका का बिल्कुल सही है। सबसे पहले आंसर बालिका ने दिया है, अनीता जाट के नाम से ID है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर है फिर मैश्वास कला के नाम से जो ID है, उस नौजवान ने कहा कि स्टार्च हमारे दैनिक जीवन के भोजन में बिल्कुल सही है, पाई जाती हैं। और जो हमारे मुंह होता है, यानी जो आपका मुख होता है, उसमें आपकी जो लार ग्रंथि पाई जाती है, उस लार ग्रंथि से जो आपका टाइलिन और आपका जो एमाइलेज एंजाइम या की बात करते हैं, तो वो स्रावित करता है, स्टार्च को क्या करता है, लगभग थोड़ी बहुत यानी 50% कुछ क्या करता है, पाचन कर देता है। उसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एक नौजवान था विकास यादव, तो बोल रहा है कि सर लंबी क्लास बन रही है, ऐसे बोल रहा है कि सर लंबी बहुत बन गई क्लास। तो उस नौजवान से मेरा कहना ये है कि कभी कभार जैसे आप कुछ दिनों से मेरी जो क्लास है शायद नहीं बनी, तो एक दिन अगर आप लंबी क्लास ले लेते हो कि दिक्कत क्या है, और फिर ऐसा करो कि आप इसी क्लास को 2 पार्ट में ले लो, आप ऐसे भी ले सकते हो ना आप इसमें। क्योंकि जो ये अभी जो यहाँ पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, शायद टाइम हो रहा है लगभग यहाँ पर 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा है इसमें, ठीक है। 1 बजे के आसपास, इस तक 12:30 1 बजे के आसपास टाइम है, ठीक है। तो उस समय क्लास बन रही है। तो अब हमें तो पता नहीं कितनी लंबी क्लास बन जाती है, तो मेरे को कल पता नहीं चला कि बातों ही बातों में लंबी क्लास बन गई, और नौजवान कह रहा है कि सर लंबी बन गई थी। कोई दिक्कत नहीं, नौजवान आगे से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में एक नौजवान को कमेंट आया लगभग, तो वो नौजवान भोलराम जाट है ID उसका नाम, तो ऐसे बोला है कि अनीता का सही है। और तो उस नौजवान से मेरा कहना है कि आप दूसरे को कह रहे हैं सही है, तो इससे आपका मूल्यांकन नहीं हुआ है, इससे आपका मूल्यांकन नहीं हुआ है। इससे कहने का मतलब कि आप भी कोई ऐसा आंसर दो जिसके आपके दिमाग में आ रहा है, आप तो कह रहे हैं कि उसका सही है, सही मैंने नहीं पूछा है। ऐसे तो जैसे मान लीजिए मैश्वास कला थी ID, वो भी तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप खुद का आंसर देने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज का हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखना सभी। तो सिस्टम ये है कि अब यहाँ पर हम कोई बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो ये आसपास आपके, अभी आप बहुत देख रहे हैं सूक्ष्म जीव को, आप दिख रहा है सभी को, ये इसका जो भी नाम होगा आपके आसपास होगा, ठीक है, आप जानते होंगे अच्छी तरह। देखो आप कैमरे में दिख रहा है कि आपको इस तरह, देखो बिल्कुल जिंदा है, आराम से क्या कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए, पहली बात तो कि फसल को क्या नुकसान पहुँचाता है, ठीक है, और प्लस में इसकी क्या विशेषता होती है, क्या नहीं होती, जो आप बायो में पढ़ते होंगे, ठीक है। और वो तो बायो वाले सर आप कैसे पढ़ाते होंगे, ठीक है भाई, जो आप पर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, आप केमिस्ट्री है क्या नहीं बताना है, तो केमिस्ट्री रिलेटेड मैं आपको इसमें बताऊँगा कुछ। पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, तो इस दूसरे लेसन से इसमें हम ऐसी क्या चीज़ पढ़ सकते हैं कि दूसरे लेसन से संबंधित है, दूसरे लेसन से संबंधित है कि सर ये क्या दूसरे लेसन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इससे हमको प्राप्त होगी। पहली बात तो ये, ठीक है।
अगर जो विद्यार्थी का आंसर देगा, मैं मानता हूँ कि उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसने बिल्कुल अच्छी तरह समझा है। क्वेश्चन क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या हम जो दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, मृदा जीवांश पढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें इस जो आपका टिड्डा है, जो भी है टिड्डा है, जो भी है, ठीक है, इसका क्या उसमें योगदान है? क्या हम इस पार्ट में उसको, इस सूक्ष्म जीव को दोहराना चाहेंगे, यानी इसका क्या काम उसमें आपको सोचना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये कि इससे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इससे मृदा में क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है, ये भी आपको जानकारी करनी है, ठीक है। और तो आप अच्छे से देख लो, इसमें ये इसके कितने हैं आप देखना चाहते हो तो ये इसके जो पीछे वाले पैर हैं जो भी हैं, और ये जो आगे वाले इसके अष्ट हैं, इसका मुख है बहुत क्या होता है, इसका एक है यहाँ से आगे से बहुत तीखा होता है। अगर आप अंगुली देते हैं इससे चबा जाएगा अंगुली को, ठीक है, ध्यान रखना आपको, तो बहुत घूमते रहते हैं, आपको अच्छी तरह देखना है इसको। आपके आस गांव के विद्यार्थी मिल जाएंगे, आप आराम से देख रहे हैं इसको। वो क्योंकि शायद मैंने आपके यूट्यूब पे देखा था, उस समय आप जो सर पढ़ा रहे थे आपको, यानी यहाँ पर जो भी स्कूल वाली बात करें तो टिड्डे के बारे में पढ़ा रहे थे ये सही। तो आप घर पे भी इस प्रकार प्रैक्टिकल कर सकते हैं टिड्डे का, बस साइंस यही है। अगर आप ऐसे ही देखते हैं तो आप लंबे समय आपको देखो प्रैक्टिकल करना है भाई, इसमें कितने पैर हैं, इसके कितने पीछे वाले खंड हैं, इसका जो धड़ है दिख रहा है आपको, इसका मुंह दिख रहा है, इसमें मुंह में आपकी कितनी सिस्टम है वो आपको अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है कि इसमें आपका केमिस्ट्री से संबंधित इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन से प्राप्त होते हैं, दूसरे लेसन में किस काम में आएगा, जैसे ये आपका जो सूक्ष्म जीव आपको दिख रहा है, ठीक है। देख लो आराम से, इसके 2 पंख है शायद ऊपर की तरफ, ये दिख रहे हैं, देखो 2 पंख भी हैं, ये आपके 2 पंख हैं, 4 हैं शायद, जो भी हैं। चलो इसको फ्री कर रहा हूँ मैं, चलो भग जा रहे हैं, भग जाएगा अभी। अब आते हैं हमारे बिंदु पे आते हैं। तो बिंदु में हमने पढ़ लिया था मृदा जीवांश के अंदर की लगभग, जैसे कार्बोहाइड्रेट थी आपका, सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, स्टार्च शर्करा, उसके बाद में लिग्निन और आपका प्रोटीन और आपका उनका अपघटन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कि जो ये अपघटन हो रहा है, जो जीवांश का अपघटन हो रहा है, इनके अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक है। भाई कौन सी स्थिति में अपघटन तेज होगा, कौन सी स्थिति में अपघटन धीरे होगा, आज वो बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हाँ भाई क्या है बिंदु हमारा, बिंदु यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जो जीवांश का विच्छेदन है या जीवांश का जो अपघटन है, उस अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कब आपका अपघटन तेज होगा, कौन सी स्थिति में आपका अपघटन धीरे होगा, ठीक है। तो मैं एक वीडियो चेक कर लेता हूँ, सही बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके है जो भी है। हाँ जी भाई, अब देखो इसमें पहला बिंदु पढ़ेंगे हम, देश के नौजवानों, यहाँ पर आएगी आपकी पदार्थ की प्रकृति, क्या आएगी आपकी पदार्थ, पादप की मान लो या पदार्थ की मान लो, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की आएगी आपकी प्रकृति, ठीक है, और ये पदार्थ की प्रकृति है। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है कि यहाँ पर क्या लगेगा आपका नमी, क्या आएगी आपकी मृदा नमी, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपकी मृदा नमी लिख दिया। तीसरा बिंदु है, साथ साथ बोलना है सभी को, साथ साथ बोलना है, अपनी ईमानदारी से साथ साथ बोलना है सभी को, ठीक है। उसके बाद में मृदा नमी आ गया, और फिर आता है आपका वायु संचार, क्या आता है आपका वायु संचार, और यहाँ पे चौथा बिंदु आता है हमारा वायु संचार के बाद में आता है आपका मृदा ताप, क्या आता है आपका मृदा ताप। पांचवा बिंदु आता है हमारा CN अनुपात, CN अनुपात, ठीक है, या C अनुपात N, ठीक है। और यहाँ पे छठा बिंदु आता है देश के नौजवानों, यहाँ पर आएगा आपका pH, क्या आएगा आपका pH। और सातवां बिंदु आता है आपकी पोषक तत्व, क्या आते हैं पोषक तत्व। फिर देखिए, देख लो ध्यान से, इधर हम पढ़ेंगे आज, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है कि आपका जो जीवांश है, इस जीवांश को प्रभावित करने वाले कारक, कब जीवांश का अपघटन तेज होगा, कब आपका धीरे होगा, ये कारक है। यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा कि मृदा जीवांश को प्रभावित करने वाले कितनी 5 कारकों का वर्णन कीजिए। अगर और ही बढ़ाएगा तो पूरे का पूछ लेगा, ठीक है। या ऐसे पूछेगा कि अगर किसी स्थान पे नमी बढ़ रही है
तो वहाँ पे अपघटन तेज होगा, धीरे होगा। या यहाँ पे CN अनुपात में अगर नाइट्रोजन को बढ़ाए जाए तो धीरे होगा या आपका तेज होगा। इस प्रकार छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है जेट में आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे के मोस्ट ही आपको, ये तो लगभग अभी आएंगे, एक एक को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए मोस्ट होते हैं, ठीक है। पहले बिंदु को लेते हैं पदार्थ की प्रकृति, क्या लेते हैं, पदार्थ की प्रकृति। भाई तो पदार्थ की प्रकृति को समझना है। प्रकृति का मतलब है कि कोई पदार्थ, जैसे मैं कहूँ कि आपकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति या तो कहने का मतलब अच्छे गुण वाली या बुरी गुण वाली, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान होता है उसके दो ही प्रभाव, या तो नेगेटिव प्रभाव होगा, उसका पॉजिटिव प्रभाव होगा, ठीक है। तो ये आप विद्यार्थी इससे जानते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर जो पदार्थ, उस पदार्थ की प्रकृति इस प्रकार होगी। तो देखो यहाँ से दो प्रकार की प्रकृति, एक तो सरल, कैसी आपकी सरल, और एक आपकी कठोर, ठीक है। सरल और कठोर, सीधी सी बात है। अगर कोई सरल स्वभाव का अगर व्यक्ति है, ठीक है, तो कहने का मतलब वो आसानी से कहीं पर भी अनुकूलन करने का व्यवस्थित हो सकता है। और कोई मेरी तरह मान लीजिए कोई कठोर है, यानी उसकी कठोर नियम है, तो उसको क्या होती है, थोड़ी बहुत समस्या होती है। उनके नियम कुछ कठोर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग वह कहते हैं कि सर आपके नियम कठोर हैं, तो वह है तो क्या करें इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप सरलता की बात करें तो सरल का क्या हो जाता है, आपका अपघटन क्या होता है, आसानी से होता है। क्या होता है, अपघटन आसानी से होता है। यदि आपके जीवांश के अंदर कोई सरल पदार्थ घुला हुआ है या कोई सरल पदार्थ है, ठीक है, तो उसका अपघटन क्या होगा, बिल्कुल जल्दी होगा, यानी आपका तेज होगा। यहाँ पे सरल पदार्थ में जैसे आपके कुछ सरस प्रकार के पादप है, क्या है, सरस प्रकार के पादप। कहने का मतलब जैसे आपका जो शीशम होता है, ठीक है, तो शीशम का जो पादप कैसा होता है, यानी सरस प्रकृति, लचीला पाया जाता है। एक तो हम बात करें बबूल की बात करें, किसकी बात करते हैं, बबूल। और एक हम बात करें यहाँ पर ले भाई शीशम की बात करें, या हम ऐसे किसी और बात कर सकते हैं जैसे आपका बाजरा है, इसकी बात करें बाजरा। तो अगर इनसे जो जीवांश बनेगा तो उनका तो अपघटन क्या होगा, बहुत धीरे होगा, क्योंकि अपघटन क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत धीरे हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि अगर शीशम कोई बाजरा से कोई जीवांश बनेगा तो उसका अपघटन क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैसी प्रकृति के हैं, सरस प्रकृति की या सरल प्रकृति का जीवांश है। सरल प्रकृति वाले जीवांश का अपघटन क्या होगा, बहुत ही जल्दी होता है। और कठोर प्रकृति वाले क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। और देखो उसके बाद में अगर जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी आपका ये पादप है और आपका ये भी पादप है, इसमें अगर नाइट्रोजन सिंपल रूप में पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, केवल साधारण रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो साधारण रूप में पाई जाती है तो यहाँ पे इसका अपघटन क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। अगर यही नाइट्रोजन यहाँ पे किस रूप में पाई जाती है, लिग्निन, किस में पाई जाती है, आपकी लिग्निन के रूप में पाई जाती है, तो लिग्निन वाले जीवांश का अपघटन क्या होगा, बहुत धीरे होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिग्निन के अंदर, पीछे वाली कक्षा के अंदर है कि लिग्निन के अंदर एक बेंजोल रिंग पाई जाती है, इसलिए इसका आसानी से अपघटन नहीं होता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन इस रूप में पाई जाती है तो अपघटन क्या होगा, बहुत धीरे होगा। और यदि यहाँ पे इस रूप में पाई जाती है आपका, सॉरी हाँ, इसमें धीरे होगा, इसमें क्या होगा, आपका जल्दी होगा, ठीक है। तो वही बात है, अगर नाइट्रोजन सरल रूप में पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, अगर नाइट्रोजन सरल रूप में पाई जाती है तो अपघटन बहुत तेज होगा। और कठोर रूप में पाई जाती है, जैसे आपका लिग्निन के रूप में पाई जाती है या कोई कठोर प्रोटीन के रूप में पाई जाती है, तो वहाँ पे अपघटन क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। इसमें लिखो क्या, पदार्थ की प्रकृति का मतलब अगर सरस प्रकृति का है या सरल प्रकृति का है तो उसका अपघटन क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। और कठोर प्रकृति का है, यानी कहने का मतलब जैसे बबूल मान लेते हैं, और भी आपके जैसे खेजड़ी वाला पादप है, ठीक है, इनसे कोई जीवांश प्राप्त हो रहा है, ठीक है। या अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कि अगर जैसे एक कोई पशु मर गया, ठीक है, अब पशु मर गया तो यहाँ पर उसकी हड्डी की बात करें, उपास्थि की बात करते हैं, तो उपास्थि का अपघटन क्या होगा, जल्दी होगा। और यहाँ पर हड्डी का क्या होगा, बहुत धीरे होगा, क्योंकि उपास्थि क्या होती है, सरल प्रकृति की पाई जाती है। कैसी होती है, सरल प्रकृति की पाई जाती है। और हड्डी कैसी होती है, आपकी कठोर प्रकृति की पाई जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें कठोर होगा तो आपका धीरे होगा और सरल होगा तो आपका क्या होगा, बहुत जल्दी होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, उसके बाद में अगला बिंदु आता है यहाँ पर हमारा पदार्थ की प्रकृति के बाद में आता है दूसरा कि यहाँ पर मृदा नमी। क्या आती है आपकी? मृदा नमी। देखो नमी की बात करें यहाँ पर भाई, ले भाई, दूसरा बिंदु है मृदा नमी। क्या आएगा आपका? मृदा नमी की बात करें तो पहली बात तो एक, जब आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो मेरे को इससे बताओ, आप जब फसल उगाते हैं, कहने का मतलब फसल उगाते हैं, तो कौन सी ऋतु में आपकी फसल अच्छी लगती है? अगर ज़्यादा वर्षा ऋतु होती है तो भी फसल नहीं लगती है, अगर ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें भी फसल नहीं लगती है, अगर शरद ऋतु होती है उसमें भी आपकी फसल नहीं लगती है। तो ये बात तो फिक्स है कि अगर यहाँ पे मृदा में ज़्यादा नमी होगी तो भी आपकी फसल नहीं लगेगी, यानी कहने का मतलब जीवांश का अपघटन क्या होगा? बहुत धीरे होगा। और अधिक शुष्क होगा तो भी क्या होगा? अपघटन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर है कि पर्याप्त मात्रा में नमी, जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे कि एक तो मान लिया नमी की मात्रा कितनी है? 5% है, ठीक है। एक नमी की मात्रा लगभग 50% है और एक कितनी लगभग 90% आपकी नमी है। तो किस वाली पे आपका अधिक होगा? जीवांश का अपघटन इस वाली नमी पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब कारण देख लो यहाँ पर, ये स्थान तो कैसा है? बिल्कुल शुष्क स्थान है भाई, सूखा है, बिल्कुल सूखा है। कहाँ की बात करिए? इधर हम जैसलमेर की बात कर सकते हैं आपका, ठीक है। और यहाँ पर नमी, तो बांसवाड़ा की बात कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसी आपकी नमी है? नमी की मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पर आपकी पर्याप्त है, पर्याप्त क्या है आपकी? नमी है भाई, पर्याप्त नमी इस वाले स्थान पे सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो वहाँ पे क्या होता है? आपका अपघटन, जीवांश का अपघटन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इस वाली पे कारण क्या होगा कि अगर आपकी कोई जीवांश बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल इसके आसपास अगर नमी की मात्रा कम है, तो हम जानते हैं अधिकतर रासायनिक प्रक्रियाओं में यहाँ पर हमें जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में 1 या 2 घंटे बाद अगर पानी नहीं पीते तो आपको अचानक या लगभग बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि अब आपका भोजन करने का मतलब है उसका विच्छेदन हो चुका है, अब होगी रासायनिक क्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया में यहाँ पर नौजवानों पानी की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा तो उसका विच्छेदन नहीं होगा, क्योंकि जब पानी नहीं है तो पानी नहीं होगा तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं आएंगे, और सूक्ष्म जीव नहीं आएंगे तो इसका विच्छेदन भी क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो देख लो यहाँ पर नौजवानों, जब चावल की फसल उगाई जाती है तो चावल की फसल में क्या होता है कि जब नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी यहाँ पर तो यहाँ पे क्या करेगी? जड़ीय शोषण में कौन सी गैस बाहर निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है? जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। और यहाँ पर जब पादप के पास अधिक अम्लता हो जाती है तो फिर आपकी पादप की वृद्धि अच्छी नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नुकसानदायक होगा। भाई जब पादप को पर्याप्त मात्रा में अधिक नमी के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पादप क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है लगभग 50 या 60% या हम कह सकते हैं 70% के आसपास अगर नमी पाई जाती है तो इसमें क्या होती है? आपकी पादप की वृद्धि अच्छी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? मृदा नमी के अंदर लिखेंगे देश के नौजवानों कि पादप के पास अगर यहाँ पर या मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी है, या जीवांश में अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो उसका विच्छेदन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होता है। इस वाली स्थिति में कम होता है, इसमें भी क्या होता है? आपका कम होता है। तो अब आपको क्या करना है? अगर आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नमी भी नहीं रखनी है और पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं रखनी है, ठीक है। एक उदाहरण देखिए कि जब आप वर्मी कल्चर बनाते हैं तो वर्मी कल्चर बनाया जाता है तो उस समय क्या करते हैं कि बीच बीच में केवल पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि तो यही कारण है कि नमी को यहाँ पर लगभग इतनी रखा जाता है, ज़्यादा नमी भी नुकसानदायक होगी और कम नमी भी क्या होती है? आपकी नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो आप कृषि कार्य करें आपके परिवार में, ठीक है। कोई ज़्यादा पानी ढोल रहा है, जिससे क्यारी बना के पानी ढोल रहा है, तो आपको उसको मना करना कि नौजवान रुक जा। क्या बोलना है? नौजवान रुक जा, ऐसी सिंचाई आपको नहीं करनी है, ठीक है। कितने हो गए भाई? 2 हो गए। उसके बाद में मृदा नमी के बाद में अगला बिंदु आता है हमारा वायु संचार। क्या होता है? वायु संचार।
ले भाई तीसरा बिंदु है हमारा, तीसरा बिंदु आपका वायु संचार। इसको देखो आप, वायु संचार की सीधी सी बात है कि पर्याप्त मात्रा में सीधे समानुपाती होगा। अगर वायु की मात्रा अधिक होगी, वायु का मतलब बोले तो ऑक्सीजन, इसके यहाँ पर बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर पर्याप्त मात्रा में वायु होगी तो आपका विच्छेदन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा होगा, और कमी होती है तो क्या होगा, आपका कम होगा। तो यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं कि लगभग एक तो आपकी जो काली मिट्टी होती है, काली यानी कहने का मतलब काली, और प्लस में यहाँ पर बोले तो चिकनी, कैसी है, चिकनी, चिकनी, और यहाँ पर कहिएगा आपकी दोमट है, कौन सी है, दोमट है। तो काली और चिकनी, तो चिकनी की बात करें, चिकनी वाली में क्या होता है, देश के नौजवानों, यहाँ पर क्या होती है, वायु का संचार क्या होता है आपका, कम होता है। क्या होता है, वायु का संचार कम होता है। तो वायु का संचार कम होगा तो यहाँ पे क्या होता है, जीवांश का अपघटन भी क्या होगा, बहुत ही धीरे होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोमट जो मृदा होती है, इस दोमट मृदा में क्या होगा कि वायु का संचार अच्छा होता है। ठीक है, इस वायु का संचार अच्छा होगा तो यहाँ पे जीवांश का अपघटन क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से होता है। हाँ जी, एक उदाहरण देखिए, आपने कहीं टीवी या बागवानी में आपने देखा होगा कि जब आपकी बाजरे की फसल कट जाती है, या हम कहें कि जैसे आपकी गेहूं की फसल कट जाती है, उसके बाद में कहता है कि फसल की गहरी जुताई करनी चाहिए। क्या करते हैं कि फसल की गहरी जुताई करनी चाहिए। तो इसका कारण क्या होगा, यहाँ पर यही कारण है कि जब हम फसल की क्या करते हैं, गहरी, सॉरी आपकी फसल क्या उसकी, जब मिट्टी की हम गहरी जुताई करते हैं तो यहाँ पर क्या थी, हमारी जब गेहूं की फसल थी, उस गेहूं की फसल के यहाँ पे जो जीवों के अंश, जो अंश पाए जाते हैं, ये अंश इस मिट्टी में मिल जाएंगे। उसका क्या होगा कि गहरी जुताई प्लस आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन मिलती है तो इसका अपघटन क्या होता है, बहुत तीव्र गति के साथ होता है। और इस मिट्टी के अंदर ही क्रियाकलाप नहीं होता है। इस मिट्टी में क्या होता है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, इतनी कठोर होती है कि इसमें आप वायु तो बहुत दूर की बात है, वायु तो बहुत दूर की बात है, पानी नीचे नहीं जा सकता इसमें, इसी कारण से पानी बह रहता है इसमें लंबे समय तक। इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, दिक्कत हो तो बोल देना। ठीक है, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है कि हाँ, एक थोड़ी बहुत अब आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि जैसे आपकी स्कूल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो स्कूल में जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, तो शायद उनका आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, मेरा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुसार ही लग रहा है कि वो टीचर आपको कुछ अलग ही बात बताएं या आपको किताब वाली या शॉर्टकट लेके चलें, तो आप वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जो यहाँ पर हम यूट्यूब पर बताएंगे वो हमारी बिल्कुल आपकी पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, और एकदम बारीकी के साथ आपको बताया जाएगा। स्कूल वर्क की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है उससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब की बात है। बोलो कितने हो गए, 3 हो गए वायु संचार। अगला देखो, उसके बाद में अगला आता है आपका मृदा ताप। क्या आता है, मृदा ताप की बात करते हैं भाई, मृदा का तापमान। और ये गिर गया नीचे, ठीक है, अब उठा लेंगे इसको। ले भाई, चौथा बिंदु आपका मृदा ताप। इसको देखो भाई, वही समस्या है कि मृदा ताप कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए अधिक ताप होगा तो भी समस्या होगी, और कम ताप होगा तो भी क्या होगी, आपकी समस्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो अभी यहाँ पर जो अभी का समय चल रहा है, कहने का जो वर्तमान समय की हम इसकी बात करें तो कौन सा महीने चल रहा है अभी, ये शायद सितंबर का माह चल रहा है। तो सितंबर, अगस्त या लगभग अक्टूबर का जो समय होता है, इसमें क्या होता है, जीवांश के अपघटन होने के लिए क्या होता है, पर्याप्त तापमान होता है। ठीक है, इसी प्रकार होता है आपके जैसे मार्च और लगभग अप्रैल का जो माह होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, जीवांश के लिए अनुकूल तापमान होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जैसे कहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, और यहाँ पर इससे आपको अधिक मान लिया। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, देश के नौजवानों, लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इस पे आपका जीवांश का अपघटन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो 30 से 40 डिग्री 30 से कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीवांश का अपघटन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यही तो कारण होता है देश के नौजवानों की, इसी समय यहाँ पर कहने का मतलब देश के नौजवान ज़्यादा बीमार होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे आपकी सर्दी जुकाम है, इनसे समस्या हो जाती है। क्योंकि ये जो समय आता है अनुकूल आता है, आपकी जीवाणु की वृद्धि के लिए अनुकूल समय आता है।
अधिक सर्दी होगी तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं, अधिक गर्मी होती है तो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इस समय में क्या होता है कि बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो इसका उपाय यही है, चाहे से कोई बालिका क्लास देख रही हो, बालक क्लास देख रहा है, तो यही उपाय है कि रोज़ आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, प्लस में आपकी फिटनेस बनी रहती है, किसी प्रकार की कोई अनावश्यक बीमारी नहीं होती है। ठीक है, किस प्रकार करने, कमरे के अंदर आपका, यदि कमरे में सुबह जल्दी उठो, ठीक है, गांव वाले आपको तो बढ़िया आदत मिल जाए, कहीं पर बैठ के आराम से 5-10 मिनट कर लो और आपका पूरा दिन क्या रहेगा। इससे क्या होता है कि दिमाग की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उठते हैं, उठ के आगे, पर थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट में कह रहा हूँ, 10 मिनट, अगर मेरी क्लास देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, 10 मिनट आप एकाग्रचित्ता के साथ बैठिए। एकाग्रचित्ता का मतलब अगर नहीं आता तो मैं पूछ लेना यूट्यूब पे, ठीक है, या कमेंट करने में, ठीक है, बता दूंगा आपको आगे हुई क्लास में। ठीक है, एकाग्रचित्ता के साथ बैठना है और एक दिमाग में सोचना है, एक ही बिंदु को सोचना है। इससे क्या होगी, आपकी एकाग्रचित्ता की शक्ति बढ़ती है और आपका पढ़ाई में दिमाग लगता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो ये इसमें सिस्टम की जीवांश की बात करें, ठीक है, जीवांश का मतलब हम बिंदु पे चले गए, अलग कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी कह रहा है कि सर क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपघटन होगा? बिल्कुल होगा, परंतु इसके अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या होता है, लगभग यहाँ पे क्या होते हैं, अधिक ताप सहने वाले, जिससे आपके कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। अधिक ताप सहने वाले जीवाणु क्या होंगे आपके, अधिक ताप सहने वाले जीवाणु, उनकी क्या होती है यहाँ पे क्रियाशीलता हो, यानी कहने का मतलब अधिक ताप सहकर भी आपकी जीवांश को अपघटित कर देते हैं। इसी प्रकार से आपका एक्टिनोमाइसिटीज एक रहेगा, आपका एक्टिनोमाइसिटीज क्या करते हैं आपका, ये भी आपका अपघटन क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ फंजाई भी क्या करते हैं, अधिक तापमान पे, इसका ये कह रहा हूँ भाई सिंपल बात है कि कुछ इस प्रकार की एक्टिनोमाइसिटी पाए जाते हैं जो अधिक ताप को सहन करके भी इसको अपघटन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कम ताप पर भी होता है, परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। पर ये तो सिस्टम होता है आपकी फ्रीज का, जो फ्रीज होता है नहीं, फ्रीज में ये सिस्टम होता है। फ्रीज क्या करता है कि वहाँ का जो भी आप सामान रखते हैं उसका तापमान कम कर देगा, और तापमान करने से क्या होता है, आपका सूक्ष्म जीवों की यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, यानी क्रिया रुक जाएगी यहाँ पर। जब क्रिया नहीं होगी तो आपका जीवांश की अपघटन कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है अगर आपको जेट की तैयारी करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तापमान पे जीवांश का अपघटन ज़्यादा होगा, तो तापमान दिया जाएगा आपका 30 और जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 30 या 40 के मध्य देगा, उससे आपका अधिक देगा। तो आपको याद रखना है कि लगभग यहाँ पे अगर आपको अगर 25 भी दें और आपका 40 के मध्य, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, कितने बिंदु हो गए भाई यहाँ पर हो गए हमारे मृदा ताप में, कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। याद रखना है बीच वाला तापमान होगा उस पर सबसे अधिक होगा, और जो आपकी इधर दोनों तापमान से क्या होगा, सबसे कम होगा। आगे देखो यहाँ पर, आगे की हम बात करें देश के नौजवानों, अगला बिंदु आता है आपका मृदा ताप के बाद में CN अनुपात। क्या आता है आपका CN अनुपात, थोड़ा बहुत कर मोस्ट तो नहीं है, समझने के बाद में एकदम सिंपल हो जाएगा, परंतु ये समझना एक अति आवश्यक है भैया। देखो इधर 5वां बिंदु आता है कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, पूरी लेसन में बार बार समस्या करेगा, इसको भी देख लो कितना होता है। यहाँ पर 10:1 होता है आपका जीवांश का, कितना होता है, 10:1 होता है। यानी अगर 10 कार्बन है तो नाइट्रोजन कितनी होगी, इसमें 1 होगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि जब CN अनुपात, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि किया, जैसे पहले कितनी थी, पहले 10 अनुपात कितना था, 1 था, और अंतर कितना हो गया बताओ, अंतर हो गया इसमें सर यहाँ पे लगभग कितना, 9 का अंतर हो रहा है। कितने को हो रहा है, 9 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब किया मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि कर दी, तो वृद्धि की तो मैंने कितनी कर दी, 2 की 3 की वृद्धि कर दी मैंने, कितनी, 2 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा, 10 अनुपात यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया यहाँ पर सर कितना होगा, 7 का अंतर हो गया। ठीक है, अब देखो पहले अंतर 9 का था, यहाँ पे कितने हो गया, 7 का हो गया। तो अब ये से बताओ अनुपात फैल रहा है या संकुचित हो रहा है, यानी कहने का मतलब फैल रहा है या संकुचित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि की तो अनुपात क्या हो गया आपका, संकुचित हो रहा है, यानी कहने का अंतर क्या हो गया यहाँ पर आपका, कम हो गया। समझिए आप इसमें,
यानी इसका मतलब होगा जैसे हम आपकी जीवांश में, या कहने का उस जीवांश के अंदर आपकी अगर नाइट्रोजन की मात्रा में ज़्यादा है तो उसका अनुपात क्या होगा, संकुचित होगा। और जब अनुपात संकुचित होगा तो सीधी सी बात है कि उसका अपघटन भी क्या होगा, आपका तेज होगा। क्या होगा, आपका अपघटन भी तीव्र गति से होगा। समझ गए इसमें? देखो क्वेश्चन अटपटा है कि जब नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो आपका अपघटन क्या होगा, तेज होगा। और जब यहाँ पर CN अनुपात संकुचित होता है तो भी आपका अपघटन क्या होगा, आपका तेज होगा। संकुचित, ध्यान रखना, क्वेश्चन अटपटा है। संकुचित हो रहा है इसका मतलब कहने का मतलब अनुपात में अंतर कम हो रहा है, और अगर अनुपात में अंतर कम है तो यहाँ पे अपघटन क्या होगा, आपका तेज होगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा में कमी कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो 10 अनुपात मैंने कर दी 0.5 की, क्या कर दी मैंने, कमी कर दी भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। अंतर कितना हो गया बताओ सर? अब की बार अंतर होगा इसमें आपका लगभग 9.5। कितना हो गया, 9.5। कहने का मतलब इन दोनों के मध्य अंतर बढ़ रहा है तो अनुपात फैल रहा है, और अनुपात फैलता है तो ध्यान रखना अपघटन क्या होगा, कम होगा। यानी बात करते हैं धीमी गति से आपका अपघटन होगा। यानी कहने का मतलब जब नाइट्रोजन की मात्रा में कमी करते हैं, यहाँ पे लिखो, जब नाइट्रोजन की कमी या CN अनुपात का फैलाव या ले सकते हैं आपका विस्तृत होने पर जीवांश का विच्छेदन क्या हो जाएगा, आपका विच्छेदन कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो आपका अनुपात क्या होगा, इसमें आपका संकुचित होता है, और अनुपात संकुचित होता है तो सीधी सी बात आपका अपघटन तेज होता है। बोले समझ में आ गया? क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना, टेस्टों में घुमा के आएगा, इसमें से समझना इसको बारीकी से। किस में वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि करने पे क्या होगा, और वृद्धि करने पे जो सिस्टम है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको अनुपात का फैलाव देखना है। अगर फैलाव हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फैलाव हो रहा है तो केवल अभी नाइट्रोजन की बात करूँ, कार्बन को छेड़ना, कार्बन के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। कार्बन वाला इसमें आपका अकॉर्डिंग सिलेबस में दे रखा है, आपको हम नाइट्रोजन का बताएं, ठीक है। अगर कहने का मतलब अनुपात फैल रहा है तो कहने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा में कमी हो रही है तो आपका अपघटन क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। अगर अनुपात संकुचित हो रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो रही है और अपघटन क्या होगा, आपका तेज होगा, ठीक है। लो भाई, कितने हो गए, CN अनुपात कितने हो गए आपके, 5 हो गए। अगला देखो रे भाई, अगला देखो, क्लास कितनी बन गई रे भाई, क्लास 33 मिनट की हो जाती है बातों ही बातों में, क्या करे। फिर वो विकास बोलेगा इससे लंबी हो गई क्लास। अब यार कम से कम यार 40-45 मिनट की क्लास तो लेना सीखो कम से कम। अब ये थोड़ी भी आधे घंटे की क्लास बनाई हम भी यहाँ पे कहने का थोड़ा भाई हमको सेटअप करना पड़ता है, फिर रोज़ तो कम से कम लंबी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं क्लास, ठीक है। 45 तक कर लेंगे उसका, ठीक है। अब देखो उसके बाद 5 छठा बिंदु आता है आपका pH का मतलब आपका उपांश, और यहाँ पे H+ यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है। तो pH इसके अलावा आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप स्कूल में देखना, आपको टीचर बताएंगे, ठीक है। जो भी केमिस्ट्री वाले टीचर से आप पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पर 7, और यहाँ पर आपके 0, और यहाँ पर आपके 14। यहाँ पर कौन सा, अगर 0 है तो आप कैसे कहलाएगा, अम्लीय माध्यम, कैसे आएगा, अम्लीय माध्यम, ठीक है। और उसके बाद में कहलाएगा आपका क्षारीय माध्यम, क्या आएगा आपका क्षारीय माध्यम। और यहाँ पर आपका दासीन, तो किसका है, इसका सीन कैसा है, उदासीन है, ठीक है। तो देखो देश की नौजवानों, सीधी सी बात है कि आपका जो उदासीन pH पे आपका जीवांश का अपघटन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस अम्लीय पर भी कम होगा और क्षारीय पर भी क्या होगा, आपका बहुत कम होता है, ठीक है। क्या याद रखना आपका कि उदासीन pH पे आपका कहने का मतलब जीवांश का अपघटन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन बन सकता है वैसे में, बताओ किस pH पे आपका इसका अपघटन ज़्यादा होगा, एक क्वेश्चन से बन सकता है।
अगर किसी स्थान पे जीवांश के किसी स्थान पे जीवांश की अम्लीयता में धीरे धीरे कमी हो रही है, तो आप बताइए विच्छेदन, जीवांश का विच्छेदन तेज होगा या धीरे होगा? इसका आंसर आपको बताना है। फिर सुनो ध्यान से, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, सुनना ध्यान से। यदि किसी स्थान पे जीवांश की अम्लीयता में धीरे धीरे कमी हो रही है, तो बताइए विच्छेदन तेज होगा या धीरे होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, जीवांश में क्षारीयता में कमी हो रही है, तो बताइए विच्छेदन धीरे होगा या तेज होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्षारीयता में धीरे धीरे कमी हो रही है, तो विच्छेदन तेज होगा या धीरे होगा? उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आप कमेंट में देना आपका आंसर। ठीक है, जीवांश में क्षारीयता में वृद्धि हो रही है, तो बताओ विच्छेदन तेज होगा या धीरे होगा? इसी प्रकार जीवांश में अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, तो विच्छेदन धीरे होगा या तेज होगा? इसके आंसर आपको कमेंट में देना। 4 क्वेश्चन है भाई, चारों के आंसर देना है। किसी विद्यार्थी को ऐसे नहीं करना है उसका सही है उसका गलत है, या फैसला आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप ही करते हुए क्लास क्यों ले रहे हो आप? हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, वो आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप एक कभी कर कहते हैं उसका सही उसका गलत है, आप कमेंट करने की आपकी जिम्मेदारी है, वो चेक करने का काम हमारा है। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें कि सर 7 पे सबसे ज़्यादा होगा, अम्लीय पे सबसे कम होगा, इसमें क्षारीय पे क्या होगा आपका कम होगा। अब ये है कि अगर मान लीजिए कोई जीवांश है, उस जीवांश में अम्लीयता की मात्रा है और उस जीवांश को आपको तोड़ना भी है, यानी अपघटन भी करना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें उस जीवांश में आपको क्या मिलाना पड़ेगा? कुछ क्षारीय पदार्थ मिलाइए। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, इसमें आपका जैसे चूना मिलाओ, क्या मिलाते हैं? अगर आप चूना मिलाते हैं तो इसका अपघटन क्या होगा? तेज होगा। अगर किसी स्थान पे अम्लीयता, किसी जीवांश में अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप चूना मिलाएंगे, चूना मिलाने पे आपका अपघटन क्या होगा? बहुत ही तेज होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जिप्सम मिलाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इन ज़्यादा का मतलब इससे थोड़ा प्रक्रिया बढ़ जाएगी आपकी, सबसे ज़्यादा इस पे होगा, उदासीन पीएच पे होगा। उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा बच रहा है? 7वां बिंदु है पोषक तत्व। तो सीधी सी बात है, एक उदाहरण देखो यहाँ पर। उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए किसी स्थान पे रुकते हैं, फिर कहीं पे चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब कहते हैं वो कहने का मतलब यार वो जैसे कुछ एक स्थान पे रुक गए कुछ दिनों के लिए, यानी कहीं पर अपना डेरा जमाया, ठीक है, फिर किसी दूसरे स्थान में चले गए, फिर दूसरे स्थान चले गए। तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या है कि उनको कहने का मतलब उनकी खाने के लिए क्या मिलती है? कुछ व्यवस्था, अपनी भोजन के लिए, आवास के लिए की बात नहीं कर रहा, कि अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या होता है, कुछ सामान मिलता है तो वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे खत्म होता है दूसरे स्थान में जाते हैं, फिर इस प्रकार एक जगह स्थायी नहीं होते हैं। तो यही सिस्टम इनमें होगा कि अगर जीवांश के अंदर देखिए, इस जीवांश के अंदर अगर पोषक तत्व अधिक पाए जाएंगे, यानी कहने का मतलब है जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए अधिक पोषक तत्व मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ये अधिक क्रियाकलाप करेंगे यहाँ पे, और अधिक क्रियाकलाप करेंगे तो आपके जीवांश को तोड़ देंगे इसमें। ठीक है, उदाहरण बताऊँ मैं आपको यहाँ पर कि जब आप सभी गाँव के होंगे, ठीक है, तो जो गोबर की खाद होती है या जो पशु गोबर करता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार जो कहते हैं नहीं, वो गजबेला जो कुछ होता है उसमें क्रियाकलाप करता है। ठीक है, तो वही सिस्टम इसमें होता है, वही सिस्टम यहाँ पर होता है, क्योंकि उसको वहाँ पर उसमें पोषक तत्व मिलते हैं और वहाँ पर क्रियाकलाप करता है। ठीक है, जैसे इसी की बात करो वापस, ये देखो फिर आ गए पकड़ मेरे पास, ये देखो इसमें ये दिख रहा है आपको। तो ये कहने का मतलब कहाँ पे मिलेगा? अधिकतर आपको बाजरे की फसल मिलता है। तो बाजरे में कहाँ पर बाजरे मिलता है? ठीक है, खा जाएगा, खाना नहीं, ठीक है, समझदार है सब। तो बाजरे की फसल मिलेगा आपको बाजरे में, क्योंकि वहाँ पर इसको खाने के लिए स्थान मिलेगा, तो वहाँ पर क्या करेगा? क्रियाकलाप करेगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी प्रकार कोई आपका जो घीगला है या जो भी कहते हैं उसे कहते हैं, जो भी है, तो वो भी क्या करेगा? इसी स्थान पर मिलेगा। ठीक है, इसको बैकग्राउंड वापस ले बगैर भाई। तो हो गया आपका, कितने हो गए बिंदु? 7 बिंदु को हमारी। इसमें क्या लिखना है कि जहाँ पर पोषक तत्व अधिक होंगे तो वहाँ पे उसका सूक्ष्म जीवों की क्रियाकलाप अधिक होंगे, जीवांश का अपघटन क्या होगा? वहाँ पे तेज होगा।
तो ये होते हैं हमारे 7 बिंदु, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई कमी या कहने का मतलब कोई आपका बिंदु अगर वो आपको कोई याद आ रहा है या कोई क्लास में कोई कमी है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको जो भी है क्रियाकलाप आपको करना है, ठीक है। हमारा क्रम हम कर रहे हैं, आप अपना क्रम करो और जितना हो सके हम आपका सहयोग करते हैं। प्लस में आपका जो जेट वाली एग्जाम है उसमें आपका सहयोग करेंगे, परंतु रेगुलरिटी आपको रखनी है, ठीक है। 7 बिंदु हो गए, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ठीक है विद्यार्थियों।